लीजिएगा, इसको रोक दें। चलिए एक बार मेरे साथ सब लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जिसमें आप सब लोग हजारों हजार की संख्या में, हमारी माताएं बहनें आई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं, उस कार्यक्रम को अभी उन्होंने अपना उद्बोधन यहाँ से दिया। इस सितारगंज क्षेत्र में, इस शक्ति फार्म क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में जिन्होंने विकास का पत्थर रखने का काम प्रारंभ किया, ऐसे हम सबके बहुत ही प्रिय नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जिनका एक लंबा, एक शानदार इतिहास हमेशा समाज के क्षेत्र में रहा है, आदरणीय विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई सुबोध उनियाल जी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के नाते जो ग्राम्य विकास और गन्ना विभाग के मंत्री हैं, जिनका आपने उद्बोधन सुना, हरिद्वार से जिन्होंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 15,000 वोटों से पास किया था, ऐसे हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी, और आप सबके अत्यंत ही प्रिय, जो आप सबकी समस्याओं के लिए, आप सबकी जरूरतों के लिए, और जो आप सोचते हैं उससे पहले ही वो करने की मन में ठान लेते हैं, और आप सबके लिए लगातार संघर्ष करने वाले मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र भाई सौरभ बहुगुणा जी, और हमारे बगल के विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील विधायक माननीय राजेश शुक्ला जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रतनलाल गुप्ता जी, हमारे इकबाल सिंह लाडी जी, लखबीर सिंह लखा जी, शिव कुमार मित्तल जी, मंडल अध्यक्ष शक्ति फार्म मेरे पुराने साथी भाई कार्तिक राय जी, कहाँ है कार्तिक, आगे आ जाओ। एक बार जोर से बोलेंगे, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि बाहर आ जाए। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। हाथ ऊंचा करके चमत्कार हो रहा है, यहाँ उत्तराखंड में चमत्कार होगा। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, सौरभ बहुगुणा जिंदाबाद, भारत माता की। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विजय सलूजा जी, मंडल अध्यक्ष बड़ा भाई शिव कुमार पाल, हमारे भाई कमल जिंदल जी, श्री रविंद्र विश्वास जी, विजय बांगला जी, डीसीबी के अभी पूरे चेयरमैन भाई गोपाल रावत जी, युवा नेता भाई राजेश ठाकुर जी, गोपाल सरकार जी, कालीचंद बहलदार जी, भाई मंडल महामंत्री मयंक अग्रवाल, संजय बघाड़, श्री मनोज सरकार, खतीब भाई, एवं सभी मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथी भाइयों एवं बहनों, हमारे इस कार्यक्रम को कल और आज दोनों दिन, अभी से लेकर कल तक, आज में हजारों हजार का कार्यक्रम है, इसको लाखों लाख लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और आप सबके द्वारा जो मैन टू मैन मीडिया पहुंचाया जाता है, उसमें काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर आपकी जो बहुत बहुप्रचलित रोड थी, उस रोड का आज लोकार्पण यहाँ पर हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ।
बहुत लंबे संघर्ष के बाद मैंने देखा है कि सौरभ भावड़ा जी ने लगातार इस रोड के लिए संघर्ष किया है। और कितनी बार मैं भी जब इनके साथ एमएलए के रूप में था, उस समय लगातार अगर किसी रोड के लिए काम करते थे तो इसी रोड की बात करते थे। और किसी भी तरीके से इतनी बार उसमें इतने पेज लगे, इतनी परेशानियां पैदा हुई, कई बार ऐसा लगा था कि ये रोड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, इनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः आपके सामने आज रोड बनकर तैयार हो गई। ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने आपके क्षेत्र के लिए किए हैं। और मैं सच बताऊं, पिछले दिनों एक हमारी सरकार ने एक फैसला लिया कि हमारे जितने बंगाल के भाई, जो बंगला भाई यहाँ रहते हैं, उन भाइयों के जो सर्टिफिकेट में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है, वो पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने के लिए सौरभ भावड़ा ने इतना संघर्ष किया। कितनी बार आप सब लोगों को लेकर आए, मैंने कहा सौरभ भाई तुम कह रहे हो हम इस काम को कर देंगे, बोले नहीं पुष्कर भाई जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा इन लोगों को लेकर मत आओ, मैं शक्तिमालम आऊंगा। बोले नहीं मैं शक्तिमालम जब आओगे तो वहां पर 15,000 लोग होंगे। और आज इन्होंने ये बात साबित कर दी, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। और मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी हमारे जब 71 में पूर्वी पाकिस्तान से सारे लोग जब उनके साथ अत्याचार हुआ, वो यहाँ आए। और जहां मैं गांव में जहां पला बड़ा, बहुत सारे ऐसे वहां से आए हुए लोगों के साथ मेरा बचपन भी था। और ये पूर्वी पाकिस्तान जो शब्द था, जिससे बिल्कुल एक तरह से असमानता का भाव, एक तरह से सम्मान जिसमें कम होता था, वो शब्द उसमें लगा हुआ था, जो हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक नहीं था। उस शब्द को हटाने का श्रेय उस समय मिला, उस समय एक काम करने का अवसर मिला जब मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। हमारी सरकार ने फैसला लिया है, मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोगों ने हर क्षेत्र में फैसले लिए हैं। 4 जुलाई 2021 से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। और जब से मैंने काम करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक 4 महीने का कालखंड बीत गया है। और 4 महीने के कालखंड में हम लोगों ने अहंकार की भावना से नहीं, कोई इस प्रकार की भावना से नहीं कि हम सरकार में हैं तो हम आपसे अलग हैं। हमने कहा कि ये सरकार हमारी जनता की सरकार है, ये सरकार आप सब लोगों की सरकार है, हमारे भाइयों बहनों की सरकार है। और उसको ध्यान में रखते हुए, उसका एक हेतु बनाते हुए हमने 400 से भी ज्यादा फैसले ले लिए हैं। 400 से भी ज्यादा फैसले ले लिए। अभी मैं देख रहा था, जहां भी जिस कार्यक्रम में भी मैं जाता हूं, वहां पर हमारे अतिथि शिक्षक आते हैं और अतिथि शिक्षक कहते हैं कि आपकी सरकार को और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारा वेतनमान बढ़ा दिया, आपने हमारा मानदेय बढ़ा दिया, जो 15,000 था उसको 25,000 कर दिया। इसी प्रकार से हम जहां जाते हैं वहां पर हमारे आजकल अभी जिन बहनों ने अभी यहाँ से आवाज उठाई थी, सौरभ भाई जिनके बारे में बोल रहे थे मुझसे कि हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। और स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनें ये स्वयं तो रोजगार करती हैं, अपने रोजगार करने के साथ साथ लाखों लाख लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं। ऐसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर 7 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं। इन बहनों का मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के समय में आप लोगों ने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कच्चा माल खरीदा होगा। जगह जगह पर कच्चा माल कहीं खराब हो गया, कहीं पर आपने सामान बनाया, लेकिन वो सामान बाजार में जा नहीं पाया क्योंकि महामारी थी। उसके कारण से स्थिति में निश्चित रूप से परेशानी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। परेशानी हो रही है, हर क्षेत्र वालों को परेशानी हुई। कोरोना महामारी में चाहे बड़ा काम करने वाला है, कोई छोटा काम करने वाला है, कोई
धन्यवाद किया कि आपने काम हमारे लिए किया, हम और तेजी से काम करेंगे और तेजी से स्वरोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे, स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार देने का भी काम करेंगे। अभी मुझे यहाँ पर सौरभ भाई ने बताया है कि नए स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन होना है। हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हुए, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री जी आप जो है हमारी बहनें जो काम करना चाहती हैं उनके लिए नए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करवाइए। जो काम करना चाहता है उसको किसी प्रकार से केवल और केवल इसलिए कि उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनके आर्थिक साधन नहीं है, इसके आधार पर कोई काम रुकने वाला नहीं है। आंगनबाड़ी की बहनें वो लगातार पिछले कई समय से कह रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। हमने कहा निश्चित रूप से आपका मानदेय बढ़ाएंगे और इस बार दीपावली में हमने सभी बहनों का मानदेय बढ़ा दिया है। हमारी आशा बहनों का भी लंबे समय से मांग थी, वो भी धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने उनसे कहा देखिए भाई, एक दिन 1000 महिलाएं, 1000 आशा बहनें, मैं फटीमा गया तो फटीमा में वो आ गई कि मुख्यमंत्री के घर का घेराव करना है। मैंने कहा ये मांग आपकी कितनी पुरानी है जरा बताइए। मैंने पूछा कि ये मांग आपकी कितनी पुरानी है? बोले हम 14 साल पुरानी मांग है और उस समय मुझे बने हुए कितने दिन हुए थे? मात्र 2 महीने। मैंने कहा बताओ भाई, ये मांग आपकी 14 साल पुरानी है और मुझे बने हुए 2 महीने हुए। अब आप सोच रहे हो कि ये 14 साल पुरानी मांग 2 महीने में मैं हल कर दूं? बोले नहीं, आपसे हमें बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद है जो 14 साल में नहीं हुआ आप 2 महीने में कर दोगे। मैंने कहा अच्छा आप 1 महीने का समय और दीजिए मुझे, आप मुझे 1 महीने का समय और दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। और वो बहनें चली गई। उसके बाद हमने उनसे फिर दोबारा कभी बात नहीं की। मैंने कहा आप 1 महीने से पहले आप पूछने मत आना कि क्या होगा। 1 महीने के अंदर ही हमने 20 दिन के अंदर हमारी सरकार ने आशा बहनों का मानदेय भी बढ़ा दिया। 1500 रुपये आशा बहनों का मानदेय बढ़ा दिया। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ा दिया। हमारे ग्राम प्रधान संगठन के भी लोग आए होंगे, ग्राम प्रधान भी आए होंगे। वो कह रहे थे हमसे कि हमारा 1500 रुपये मानदेय मिलता है, आप इसको बढ़ा दीजिए। कुछ उनके ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनसे मैंने कहा भाई धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी हम समझ रहे हैं, अभी मैं नया आया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और भावड़ा जी मुख्यमंत्री रहे, वो जानते हैं जब कोई मुख्यमंत्री रहता है तब वो जानते हैं कि अच्छी तरह से कि ये मुख्यमंत्री में क्या होता है। मुख्यमंत्री के पास जैसे एक केक होता है ना, एक केक होता है, वो केक उतना ही रहता है, केक उतना ही रहेगा। मुख्यमंत्री के पास उसमें जो है काटने की परमिशन होती है कि वो किसको काट के ज्यादा दे दे और किसको कम दे दे। अब यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बांटना होता है, किसको कम बांटू बताइए, बड़ी समस्या है। आप मैं तो अभी 4 महीने हुए, आप तो काफी लंबे समय रहे और अनुभव भी मेरे से ज्यादा था, हर चीज में आप आगे रहे, तो बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया। हमने बिजली कर्मचारियों की सारी मांगों पर बात करते हुए 12 मांगे उनकी थी, 12 मांगों में से 8 में सहमति करी, उनका भी रास्ता निकाला। उपदल के कर्मचारी वो लगातार हड़ताल कर रहे थे, उनका भी 10,000 और 10 साल तक जिन्होंने काम किया था उनका 2,000 और 10 साल से ज्यादा जिनकी नौकरी हो गई थी उनको 3,000 रुपये बढ़ोतरी करी। स्वास्थ्य विभाग में हमने 207 जांचे 207 मुफ्त में करने का निर्णय लिया है कि आप सीएससी, बीएससी जितने भी सरकारी अस्पताल होंगे उन सारी सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की जांचें मुफ्त में होंगी। आयुष्मान भारत का जो आपका कार्ड बनने में 25 रुपया लगता था, 30 रुपया लगता था, हमने कहा अब 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, हर किसी का इलाज और उसका कार्ड मुफ्त में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में हम रास्ता निकाल रहे हैं। हमारी सरकार ने 4 जुलाई 2021 से जब से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने और मेरे सभी सहयोगियों ने, सब लोगों ने, हमने सरकार में 3 प्रकार का मंत्र दिया है। सबसे पहले सर्दीकरण का मंत्र, यानी कि हमारे अधिकारी गणों के पास कोई समस्या आएगी तो उसका सरलीकरण किया जाएगा। चाहे कठिन काम भी होगा तो कठिन काम को भी सरल कैसे बनाया जाता है
ये उनकी कार्य संस्कृति में आना चाहिए, कार्य व्यवहार में आना चाहिए। नंबर 2 पर समाधान का मंत्र, यानी कि अगर कोई काम आपकी तरफ से आया है, कोई समस्या आई है, तो उसका समाधान कैसे होगा, उसका रास्ता निकाला जाना चाहिए। वो रास्ता निकालेंगे। और तीसरे नंबर पर निस्तारणीकरण का मंत्र, यानी कि जो सर्दीकरण और समाधान किया है उस पत्रावली का निस्तारण होना चाहिए, यानी कि वो कागज पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें पेंडेंसी रहेगी तो निश्चित रूप से उसमें से जो भी अधिकारी होगा उसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। और हमने कहा है कि हमारे अधिकारीगण आप जनता की बातों को सुनेंगे। अब इस प्रकार की बातें आप लोगों के बीच में से हमेशा आती थी कि अफसरशाही हावी हो गई है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, हमारी बातों पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो हमने तय किया कि अब जो पुराने समय में हमारे तहसील दिवस लगते थे, वो तहसील दिवस फिर से लगेंगे और 10 से लेकर 12 बजे तक जनता की सुनवाई होगी, जनता के काम होंगे। और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो अधिकारी जिस काम के लिए बना है, अगर पटवारी का काम है तो पटवारी करेंगे, तहसीलदार का काम है तो तहसीलदार करेंगे, और जिलाधिकारी का काम है तो काम जिलाधिकारी के स्तर से होगा। और जिले में जो काम हो सकते हैं वो जिले के काम वो शासन तक नहीं पहुंचेंगे। अगर वो कोई काम जिले में हो सकता है और जिले में जाने के बाद भी नहीं हुआ और वो सचिवालय पहुंच गया या सरकार के पास आ गया, तो मैंने कहा है निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा, उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक भी मामला ऐसे आने पर, अभी हमने पिछले दिनों कहा था कि 7 नवंबर तक सारे गड्ढे भर जाने चाहिए, लेकिन बीच में आपदा आ गई। आपदा आने के कारण से कुछ जगह पर गड्ढे नहीं भर पाए, बहुत सारी जगह पर आपदा के कारण से पानी भर गया था। 10-15 दिन का समय उसमें बर्बाद हो गया। आपदा काफी भयंकर थी, लेकिन हमने फिर से कहा कि अगले 10 दिनों में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। अगर गड्ढा मुक्त नहीं होंगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें पाया जाएगा। इसमें मैं किसी में कोई भी जो है समझौता करने वाला नहीं हूँ। हम हर क्षेत्र में सबका उत्तरदायित्व फिक्स कर रहे हैं। मैं आप भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत दूर का नहीं हूँ। मैं आपके पड़ोस का हूँ और बचपन से मैं शक्ति पालन सितारगंज, ये हमारा ऐसे रहा है जैसे खटीमा का कोई लोकल क्षेत्र हो। मैं यहाँ के एक एक चीजों को जानता हूँ, एक एक समस्याओं को जानता हूँ, और मुझे खुशी है कि सौरभ भाई हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बड़ी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। कई बार मुझे लगता है कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। ये ऊर्जा आप सब लोगों से आती है। आप सब लोग जो इनके कामों को आप बढ़ाते हैं, आप समर्थन करते हैं, आप जगह जगह पर इनका सहयोग करते हैं, उसके कारण से ये अपने क्षेत्र सितारगंज को नंबर 1 का सितारगंज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिटपुल वाली रोड है आपकी। मैंने देखा पिछले बार कई बार मैं देखता था सचिवालय में, कभी इस रूम में जा रहे हैं, कभी उस रूम में जा रहे हैं, कभी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के यहाँ जा रहे हैं, कभी सिटपुल वाले के पास जा रहे हैं, और रोड का काम नहीं हो पा रहा था। तो मैं भी एक दिन प्रमुख सचिव के यहाँ बैठा था, बल्कि मैं और स्वामी जी दोनों बैठे, तब ये भी मंत्री नहीं बने थे, क्योंकि ये मंत्री जैसे 4 जगह पहले बन गए। हम घूमते रहते थे, तो ये सौरभ आए, इन्होंने कहा साहब ये रोड जो है चोर गलिया से जो सितारगंज की रोड है वो रोड बननी चाहिए। तो जब ये चले गए तो सेक्रेटरी ने कहा कि जो इनके खाते का जो पैसा है वो पैसा तो खत्म हो चुका है। और मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये सौरभ बहुगुणा के क्षेत्र से जाती है, वहां से लोग गुजरते हैं, इसलिए उसको परेशानी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये रोड केवल सितारगंज के लोग चलते हैं ऐसा नहीं है, ये शक्ति पालन के लोग चलते हैं ऐसा भी नहीं है। इस रोड से पूरे टनकपुर, बनबसा, पीलीभीत, बरेली और आसपास हल्द्वानी जाने वाले लोग, हल्द्वानी से आने वाले लोग, उन सब लोगों के लिए, खटीमा वालों के भी काम आती है, नारेपता वाले लोगों के लिए भी काम आती है, जो नेपाल से हल्द्वानी जाते हैं उनके लिए भी काम आती है। इसलिए ये सड़क बनना बड़ा जरूरी है। इसको आप सौरभ बहुगुणा के कहने से बना दीजिए, लेकिन उनके कोटे में मत मानिए। उनके कोटे में मानोगे तो आप सड़क नहीं बना पाओगे। तो उसके बाद ये सड़क बनी, लेकिन इसका श्रेय भी सौरभ बहुगुणा को जाता है। अभी चीनी मिल चल रही है, चीनी मिल का काम हम लोगों ने पिछले
सत्र हुआ था। अगस्त के महीने में हमारा जब सत्र हुआ तो सत्र के समय में एक दिन सौरभ जी आ गए और अपने साथ स्वामी जी को भी पकड़ लाए, स्वामी जी को भी पकड़ के लेकर आए। तो मैंने कहा क्या मामला है भाई? बोले कुछ नहीं पुष्कर भाई, आज जो है अब बड़ी खराब स्थिति हो रही है, अगर इस बार मिल नहीं चलेगी तो हमारा बहुत कबाड़ा मच जाएगा। लोग हमको बिल्कुल कहेंगे कि जो है आपने वादा खिलाफी करी है। मैंने कहा वादा खिलाफी नहीं होगी, बताओ क्या करना है। बोले आप अभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए, आप अभी फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाइए, अभी जो है गन्ना सचिव को बुलाइए। तो हमने जो है सब लोगों को बुलाया विधानसभा में ही, और जो चीनी मिल के जो एक्सपर्ट थे जो उसको चला सकते थे इस सीजन में, हमने कहा उनको भी बुलाइए। जब सारी मीटिंग हुई और सारी मीटिंग होने के बाद ये हुआ कि अब इस मिल को इस बार सरकार ने चलाना चाहिए, उसके लिए कुछ पैसा देने की बात आई। हमने कहा चाहे उसके लिए 1 करोड़ देना हो, 2 करोड़ देना हो, 3 करोड़ देना हो, 4 करोड़ देना हो, जितना पैसा देना हो हमारी सरकार देगी, लेकिन हम गन्ना किसानों को इस बार जो है चीनी मिल के चलने से उनको वंचित नहीं रख सकते। और मुझे खुशी है इसमें थोड़ा सा हमने कुछ काम ऐसा भी किया कि जो अधिकारी इसमें लगे हुए थे उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उनको भी हमने कहा कि नहीं, उनको एक्सटेंशन कर दिया कि 3 महीने के लिए उनका एक्सटेंशन कर दिया कि चीनी मिल हर हाथ में चलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि चीनी मिल चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और मोदी जी को यहाँ के एक एक चप्पे की जानकारी है, एक एक समस्या की जानकारी है। जितना उत्तराखंड के लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं जितनी चीजों को नहीं जानते उससे चीजें ज्यादा मोदी जी जानते हैं। और पिछले दिनों आपदा आई थी, आपदा के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे सवेरे प्रातःकाल फोन आया कि वहां पर क्या दिक्कत हो रही है, कितनी समस्या है, कितना बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा हम सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी है, जितना हम कर सकते हैं सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक बात की समस्या आ रही है कि बहुत सारे स्थानों पर जो सामान्य हेलीकॉप्टर है उससे रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है, उससे बचाव कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए आप हमको सेना के हेलीकॉप्टर दिलवा दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि उन्होंने 3 सेना के हेलीकॉप्टर 2 घंटे के अंदर यहाँ भेज दिए। और दूसरे दिन हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने पूरे दिन भर यहाँ का हवाई सर्वे किया, और हवाई सर्वे करने के बाद उन्होंने यहाँ पर आपदा की पूरी रिपोर्ट बनवाई, पूरी बैठक करी, और बैठक करने के बाद केंद्र का दल भेजा, जो सारा दल हमारे उत्तराखंड के अंदर घूमा है, उसने अपना आकलन तैयार किया है। मित्रों, आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों सरकार मिलकर काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम लोग आपके बिल्कुल मानिए कि जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, उन सारी चीजों पर, उन अपेक्षाओं पर, उन आशाओं पर, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर 18-20 घंटे काम करना पड़ रहा है तो काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। भारत की पहचान बढ़ रही है। आज जो लोग भारत को कई सोचते थे कि भारत कमजोर भारत है, आज वही भारत शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है। अभी G24 का जो सम्मेलन हुआ था, उस G24 के सम्मेलन में पूरी दुनिया ने आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। उनकी एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया के अंदर है और उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। उन्होंने कहा है, अभी जब वो केदारनाथ जी में आए थे, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का वहां पर उनकी जो समाधि थी, उस समाधि का लोकार्पण हुआ था। उस समाधि के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का ये आने वाला दशक, ये 20 से 30 का दशक है, जो तीसरा दशक है 21वीं सदी का, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड के अंदर चाहे हमारे किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हो, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता हो, कृषि के क्षेत्र में काम करता हो, बागवानी के क्षेत्र में काम करता हो, पर्यटन के क्षेत्र में काम करता हो, हर क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में ये उत्तराखंड को नंबर 1 का उत्तराखंड बनाएगी। जब हम 25 साल के हो जाएंगे तब हम रजत जयंती वर्ष मनाएंगे। उस रजत जयंती वर्ष में जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो ये उत्तराखंड आदर्श उत्तराखंड होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस श्रेष्ठ राज्य को बनाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, भाई सौरभ यहाँ पर खड़े, आदि बहुरा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मंच पर हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, हमारे शिक्षा के विधायक जी बैठे हैं, हमारे नेतागण बैठे हैं। ये
यात्रा केवल इन लोगों की नहीं है कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं। जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूं, जिस यात्रा की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो यात्रा मित्रों हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, हम सब की यात्रा है। उस यात्रा को ले जाने का जिम्मेदारी केवल इतने लोगों की नहीं है। ये लोग आप लोगों ने आगे किए हुए हैं, इन लोगों को आपने इनके हाथ में झंडा दे रखा है, इसलिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके आशीर्वाद से ये लोग तभी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उस काम को पूरा कर पाएंगे जब आपका कदम से कदम मिलेगा, आपका कंधे से कंधा मिलेगा। आप सब लोग, हम सब लोग एक स्वर से चलेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है वो स्वप्न पूरा होगा। हमारा सितारगंज का क्षेत्र, ये हमारा शक्तिवारन का क्षेत्र, ये क्षेत्र भी हमारे विकास की दौड़ में नंबर 1 का क्षेत्र बनेगा। मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे भाव में कि हम 24 घंटे काम करें, चाहे 24 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे सोने को छोड़कर हमारे स्मरण में कुछ और नहीं रहता है। और मैंने सौरभ को भी देखा है, सौरभ जी भी, इनके दिमाग में कुछ और नहीं है, कोई बात नहीं है सिवाय कि ये सितारगंज का विकास कैसे होगा, शक्तिवारन का विकास कैसे होगा, सिसोना में कैसे सड़क जाएगी, यहाँ बाढ़ की योजनाएं कैसे बनेंगी, पुष्कर भाई इस बार बरसात में फिर से नुकसान न हो जाए, यहाँ की सड़क नहीं बनी है, शहर का विकास नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ कि जब सोते भी होंगे तो सोने में भी मुझे लगता है ये अगर कुछ दिनों के लिए इधर उधर जाते हैं तो इनको मुझे लगता है सोते समय भी यही सपने आते रहते हैं। तो आप लोग इनको पूरा सहयोग दे रहे हैं और आपका सहयोग लगातार इस क्षेत्र के लोगों का लगातार मिलता रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग विकास के मामले में किसी बात की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे। यहाँ पर अभी इन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पर एक बंगाली समुदाय के लिए, उनके समाज के लिए एक भव्य वन की जरूरत है, एक भव्य भवन बनाया जाएगा। हमारे थारू भाइयों के लिए थारू विकास भवन बनाया जाएगा, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अल्पसंख्यक भवन बनाया जाएगा और पर्वतीय भाइयों के लिए पर्वतीय विकास भवन, और अनुसूचित वर्ग के हमारे भाइयों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर भवन बनाया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए और एक बात कहते हुए अंत में, अभी सुबोध भाई ने कहा अब चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले 450 तक कोई दिखाई नहीं दिया है, कोई नहीं आया होगा, आया था कोई बताइए आपको आवाज ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही लग रहा है, अरे जोर से बोले कोई आया था। आप देखिए बड़े बड़े नेता आने लगे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर जो है 3200 लोगों को भी नौकरी मिली होगी। अब पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार सच बोलते हैं, वही जाने। आज मेरे पास जो है इसमें मैं आज आंकड़े लेके आया था, हालांकि ये सुबोध भाई ने बोल दिया मेरे से पहले ही, तो इसमें जो है आज मैं आंकड़े लेके आया कि यार ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। मुझे लगा, मैं उनका बड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन 2-3 घटनाएं मेरी समझ में नहीं आई। एक तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर 3200 भी नौकरियां आई होंगी, तो इसमें जो है आज जो हमने निकाला था इसमें 17,000 नौकरियां, यानी कि 17,000 नौकरियां अभी तक कहां गया 17,000 से ज्यादा नौकरियां इन सालों में दे दी गई हैं। अब उनसे क्या कहें, जो सौरभ भाई क्या कहा जाए उनको, अब वो बता दें भैया क्या करेंगे, आप संन्यास देंगे या आप कुछ करेंगे। वैसे उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए, जैसा ऑलरेडी भावना जी कह रहे थे, उनकी जरूरत है अभी हमें, अभी कम से कम इस चुनाव तक तो उनकी जरूरत है हमें। तो उनका एक के बाद एक झूठ, एक मैंने जब तक तिवारी जी 17,375 जो नौकरियां
उनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक नाम उन्होंने तिवारी जी ने दिया था, अनवरत विकास, यानी कि विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। और मैंने स्वयं तिवारी जी से सीखा। इसका मतलब आपकी तो अभी तिवारी जी का जन्मदिन था 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, और हमने कहा कि तिवारी जी पूरे जीवन भर कांग्रेस में रहे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कभी कांग्रेस के लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया उत्तराखंड के अंदर। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो 8-9 विधायकों को ले लेते थे और उनका कमरा बंद कर देते थे और परेशान करने लगते थे। कई बार कई प्रकार से उनको परेशान करते थे। तिवारी जी का जन्मदिन आया तो हमने तिवारी जी के नाम से जो पंतनगर का शेड्यूल बना था वो तिवारी जी के नाम से कर दिया। हमने कहा कि इसका नाम तिवारी जी के नाम से होना चाहिए। अभी उत्तराखंड के अंदर 5 लोगों को हमने कहा कि 5 ऐसे लोग जिन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ काम किया है, उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। तो हमने कहा कोई राजनीति नहीं देखेंगे हम, ना ये देखेंगे कि हमारी पार्टी में है कि दूसरी पार्टी में है कि तीसरी पार्टी में, हमारे पक्ष का है कि विरोध का है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो हम उसको भी उस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और तिवारी जी को मरणोपरांत हमने उत्तराखंड श्री का पुरस्कार दिया, उत्तराखंड गौरव का पुरस्कार दिया। उसके बाद उन नेताजी को भी याद आ गई तिवारी जी की। जीते जी कभी जीते, उनको चैन से रहने नहीं दिया, कभी तिवारी जी को सम्मान नहीं दिया। और आप जब हमने तिवारी जी को याद किया और तिवारी जी के कामों को हमने एक मोहर लगाई कि तिवारी जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया, देश के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनके मरणोपरांत भी वो हमेशा हमारे स्मरण में रहने चाहिए, लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। तो उनके गांव जाते हैं, अरे भाई ये नौटंकी अब जनता आपकी समझ रही है, आपको अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री और आप सबके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारे बीच में आ गए हैं। मैं एक बार चाहूंगा आप सब लोग उनका भी तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए जोरदार तरीके से। और आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इतने हजारों हजार की संख्या में आप आए, आपने भाई सौरभ को, आपने मुझे और यहाँ पर आए हुए सभी को अपना स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आपका ये आशीर्वाद बना रहेगा। मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोग 2022 का जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये उत्साह और जो आपका ये ऊर्जा है ये और तेज गति से आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। और जो उत्तराखंड को हम नंबर 1 का उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, ये सितारगंज शक्ति भारत को जो आदर्श सितारगंज और शक्ति भारत बनाना चाहते हैं वो बनेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। श्री पुष्कर धामी जिंदाबाद, श्री पुष्कर धामी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा हम सभी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान राजा बेट जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें और समापन भाषण दें। माता की